हेलो दोस्तों, मिनी स्टोरीज एपिसोड 1 बैटल ऑफ द हाइडास्पेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसकी कहानी लगभग हर भारतीय व्यक्ति ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। आज हम बात करेंगे सिकंदर और पोरस की लड़ाई की। ये लड़ाई बैटल ऑफ द हाइडास्पेस के नाम से भी मशहूर है, और वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई हाइडास्पेस नदी के किनारे हुई थी। जिस नदी को हम आज झेलम के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल के ग्रीक्स हाइडास्पेस कहते थे। ये लड़ाई 326 बीसी में हुई थी, और जैसे आप जानते हैं, ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच हुई थी। ज़्यादातर विशेषज्ञ ये बात स्वीकार करते हैं कि इस लड़ाई में जीत अलेक्जेंडर की हुई थी, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। खैर, आप कहानी के किस रूप में विश्वास रखते हैं वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए हम वही दृष्टिकोण अपनाएंगे जो दुनिया के ज़्यादातर विशेषज्ञों ने अपनाया है। चलिए अब असल लड़ाई को थोड़ा बारीकी में देखते हैं। साल हो चुका था 326 बीसी। पिछले कई सालों से अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ जीत पे जीत हासिल करता चला जा रहा था। उसने पिछले कुछ सालों में ग्रीक राष्ट्रों के पुश्तैनी दुश्मन पारसी साम्राज्य को कुचल डाला था, पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसकी अंतहीन महत्वाकांक्षा अब उसे भारत और पोरस के राष्ट्र की सीमा तक ले आई थी। हमें पोरस के बारे में बहुत कुछ तो नहीं मालूम, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि उसका राष्ट्र झेलम और चेनाब नदियों के बीच के इलाके में था। ये इलाका आज पाकिस्तान में है। लड़ाई का कारण तो साफ है। अलेक्जेंडर पूर्व दिशा में बढ़ता रहना चाहता था और पोरस अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता था। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, वो ये कि अलेक्जेंडर की कहानी काफ़ी पुरानी है, और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई की सारी डिटेल्स एकदम सही हों। विशेषज्ञों के बीच भी हर एक छोटी चीज़ को लेकर पूरी सहमति फिलहाल नहीं है, और दस्तावेजों की कमी के कारण हो सकता है कभी हो भी ना। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। जल्द ही दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। अलेक्जेंडर की सेना झेलम नदी के एक छोर पर थी और पोरस की सेना दूसरे छोर पर। अलेक्जेंडर की सेना के आंकड़े हमें पक्का तो नहीं पता, पर उसकी सेना घातक और अनुभवी ज़रूर थी। और तो और पोरस के पड़ोसी राष्ट्र तक्षशिला ने भी इस लड़ाई में अलेक्जेंडर का साथ देने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ पोरस की सेना में 20 से 50,000 सैनिक, 2 से 4,000 घुड़सवार, 100 से 200 लड़ाकू हाथी और 1000 रथ थे। नदी की गहराई और बहाव के कारण इसे लड़ते लड़ते पार करना लगभग नामुमकिन था, और अलेक्जेंडर ये बात जानता था। वो नदी को पार करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करने लगा, और आखिरकार नदी के ऊपरी भाग में उसे एक ऐसा स्थान मिल गया। उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक छोटा हिस्सा उसके साथ नदी पार करने के इरादे से निकल गया, और दूसरा बड़ा हिस्सा पोरस की सेना के सामने खड़ा रहा। योजना ये थी कि अलेक्जेंडर की टोली अलग अलग स्थानों पर चुपचाप नदी पार कर लेगी, और इस दौरान उसकी मुख्य सेना पोरस का ध्यान बटाकर रखेगी। और अगर किसी समय ऐसा लगने लगे कि पोरस मुड़कर अलेक्जेंडर की ओर जा रहा है, तो मुख्य सेना नदी पार करके हमला कर देगी। इस तरह मैसेडोनियंस पोरस पर 2 तरफा हमला कर सकेंगे। कुछ समय बाद पोरस को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने अपने बेटे के साथ एक टोली नदी के ऊपरी हिस्से में भेजी तहकीकात के लिए। लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने नदी पार कर ली थी। एक छोटी लड़ाई हुई जिसमें पोरस का बेटा मारा गया, और उसकी टोली पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पोरस को अब यह बुरी खबर मिली कि अलेक्जेंडर नदी पार कर चुका था। वो अपनी सेना के साथ अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए निकल पड़ा। उसने एक टोली पीछे छोड़ दी जिसका काम था अलेक्जेंडर की बाकी सेना को नदी पार करने से रोकना। अब सही मायनों में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। पोरस की सेना पंक्ति के दोनों कोनों पर थे उसके घुड़सवार और रथ। बीच में थे पैदल सैनिक, और उनके आगे थे खूंखार लड़ाकू हाथी। हर हाथी पर चालक के साथ साथ तीरंदाज और भाले फेंकने वाले थे। पोरस खुद भी इस लड़ाई के लिए एक हाथी पर सवार था। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के घुड़सवार ज़्यादातर उसके दाएं कोने पर थे, और बीच में थी उसकी हैवी इन्फेंट्री यानी ज़्यादा हथियार और कवच वाले पैदल सैनिक और उसकी फैलेंक्स। अगर आपने फैलेंक्स का नाम नहीं सुना है, तो ये अलेक्जेंडर और उसके पिता फिलिप II की एक पसंदीदा सैन्य रचना यानी मिलिट्री फॉर्मेशन थी। मैसेडोनियन फैलेंक्स में सैनिक बिल्कुल पास पास कंधे से कंधा लगाकर एक रेक्टेंगल के आकार में खड़े होते थे। हर सैनिक के पास एक लंबा भाला होता था
जिससे वो अपनी ओर आते दुश्मनों को दूर रख सकते थे, रोक सकते थे, पीछे धकेल सकते थे और उन्हें घायल भी कर सकते थे। हर सैनिक के पास एक ढाल भी होती थी जिससे वो अपनी और अपने साथ वाले सैनिक की रक्षा कर सकते थे और एक तरह से ढालों और भालों की एक दीवार बना सकते थे। ये अलेक्जेंडर की सेना का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। वो देख सकता था कि पोरस की सेना पंक्ति का बीच का हिस्सा भी लड़ाकू हाथियों के कारण काफ़ी शक्तिशाली था। ये मैसेडोनियंस के लिए एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। उन्होंने पहले कभी इस तरह लड़ाई में हाथियों का सामना नहीं किया था। अलेक्जेंडर ने फैसला किया कि वो पहले पोरस की सेना के कोनों के घुड़सवारों पर हमला करेगा। अब लड़ाई में स्पष्ट रूप से क्या हुआ ये अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन माना जाता है कि अलेक्जेंडर घुड़सवारों की टोली लेकर पोरस के बाएं ओर के घुड़सवारों पर टूट पड़ा। ये पक्का तो नहीं है, पर शायद उसने एक और घुड़सवारों की टोली भी भेजी पोरस के दाएं ओर के घुड़सवारों की ओर। अपने बाएं ओर के साथियों को मुश्किल में देखकर पोरस के दाएं तरफ के घुड़सवार मुड़कर मुख्य सेना के पीछे से तेजी से अपने बाएं तरफ के साथियों की मदद करने के लिए जाने लगे। अलेक्जेंडर की दूसरी घुड़सवारों की टोली ने उनका पीछा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पोरस के दाएं ओर के घुड़सवार दूसरी तरफ पहुंच तो गए, पर अलेक्जेंडर की दोनों घुड़सवार टोलियों के बीच फंस गए। उन्होंने इस स्थिति से निकलने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे और मैदान से बाहर होने पर मजबूर हो गए। अब बारी थी पोरस के कवचधारी लड़ाकू हाथियों की। ये एक तरह से प्राचीन समय के टैंक्स हुआ करते थे। इनका सामना हुआ मैसेडोनियन फैलैंक्स से। शुरुआत में तो हाथी काफ़ी घातक सिद्ध हुए। वो मैसेडोनियन सैनिकों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर धीरे धीरे अनुशासित मैसेडोनियन सैनिकों ने इन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। लड़ाकू हाथियों के साथ मुसीबत यह होती है कि अगर वो बेकाबू हो जाए तो फिर वो अपनी खुद की सेना के लिए भी उतने ही घातक सिद्ध हो सकते हैं जितने कि वो शायद दुश्मन के लिए होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैसेडोनियन सैनिकों ने हाथियों और उनके महावतों पर हमले कर करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। असंचालित और घबराए हाथी अब अपनी खुद की ही सेना को कुचलने और रौंदने लगे। इस अफरा तफरी के चलते अब अलेक्जेंडर की सेना ने पोरस की सेना को दो तरफ से घेर लिया। एक तरफ से मैसेडोनियन फैलैंक्स लंबे लंबे भाले लेकर आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से अलेक्जेंडर के घुड़सवार पोरस की सेना को भालों की इस दीवार की ओर धकेल रहे थे। परिणाम अब साफ हो चुका था। पोरस की लड़ाई लगभग हार चुका था। इसके ऊपर से अलेक्जेंडर की बाकी सेना ने भी अब नदी पार कर ली थी। पर ऐसा लग रहा था कि पोरस ने आखिरी दम तक लड़ते रहने का फैसला कर लिया था। अलेक्जेंडर पोरस के इस संकल्प और वीरता को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ। वो ऐसे शूरवीर और काबिल योद्धा को मरते हुए देखना नहीं चाहता था। उसने बार बार पोरस से आग्रह किया कि वो आत्मसमर्पण कर दे। कई बार इनकार करने के बाद आखिरकार पोरस ने अलेक्जेंडर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने खुद पोरस का आत्मसमर्पण स्वीकार किया। उसने जब पोरस से पूछा कि उसे पोरस के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, तो पोरस ने कहा, वैसे ही जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ पेश आता है। अलेक्जेंडर ने ऐसा ही किया और पोरस को उसका राष्ट्र वापस सौंप दिया। जैसे मैंने पहले कहा था, युद्ध के आंकड़े अभी भी कुछ चर्चा का विषय हैं, पर माना जाता है कि इस लड़ाई में पोरस ने करीब 12,000 सैनिक खो दिए। कुछ प्राचीन दस्तावेज तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पोरस ने 23,000 सैनिक खोए थे। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर ने भी करीब 1,000 सैनिक खो दिए थे और ये उसके लिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा था, खासकर कि जब ये ध्यान में रखा जाए कि ये लड़ाई वो जीता था। हालांकि इस लड़ाई में अलेक्जेंडर की सेना का एक छोटा हिस्सा ही शामिल हुआ था, पर मैसेडोनियन सेना के बेहतर अनुशासन, तैयारी, अनुभव, नीतियों और हथियारों के कारण जीत उनकी हुई। थोड़ा किस्मत ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि लड़ाई से पहले बरसात और तूफान होने के कारण लड़ाई के मैदान में हर जगह कीचड़ था, जिसने पोरस के रथों और तीरंदाजों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करी। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। हाइफैसिस यानी ब्यास नदी के किनारे उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया और अलेक्जेंडर को वापस मुड़ना पड़ा। कुछ ही सालों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई और उसके सेनापतियों ने उसका साम्राज्य तोड़कर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हाइडास्पस की लड़ाई को कई इतिहासकार अलेक्जेंडर के जीवन की सबसे घातक और खूंखार लड़ाई मानते हैं।
और ये थी इस लड़ाई की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।